नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। पौड़ी गढ़वाल के जवान की सेना में ड्यूटी के दौरान शहादत की खबर है। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सिलडी गांव के रहने वाले जवान आकाश भंडारी की ड्यूटी के दौरान शहादत की खबर सामने आई है। यमकेश्वर के सिलडी गांव का बेटा आकाश भंडारी पंजाब के फिरोजपुर में ड्यूटी पर तैनात था। मिली जानकारी के मुताबिक आकाश भंडारी शॉर्ट सर्किट की चपेट में आ गया और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। आकाश साल 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। बेटा जब सेना में भर्ती हुआ तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। आकाश के पिता अजय भंडारी दिल्ली के केंद्रीय संस्थान में तैनात है। आकाश की मां गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनका पार्थिव शरीर जल्द ही उनके गांव लाया जाएगा। आकाश की शहादत के बाद पूरे गांव सिलडी में गम का माहौल है। कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रचकर इस तरह की खबरें फैला रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इन सभी खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है। प्रीतम सिंह ने इस तरह की खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया उस दिन से लेकर के नेता प्रतिपक्ष तक रहते हुए मैंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कांग्रेस को कोई क्षति पहुंचे। मैंने किसी नेता के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की। मैंने कांग्रेस के किसी भी अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम नहीं किया। भाई, अगर कोई एक तरफा बयान दे रहा है तो उसका संज्ञान निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। एक बयान तो सर ये भी आया कि ना तो केसी वेणुगोपाल पर आरोप लगाया, ना मैंने प्रभारी पर आरोप लगाया। मैंने ये कहा कि केसी वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा और प्रभारी ने मुझे कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस आपसी गुटबंदी की वजह से हारी और उस गुटबंदी में मुझे भी इंगित किया गया है। तो ये पूछने का अधिकार प्रीतम सिंह को है कि आप बताइए मैंने कहाँ पर गुटबंदी की, ये तो बताना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना कि मैंने कभी कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं, और जिन लोगों ने की है राष्ट्रीय नेतृत्व उसको देखेंगे। मेरी आज भी मैं कह रहा हूँ, हमसे कई लोगों ने कहा कि साहब नेता प्रतिपक्ष बनने पर, कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर, उपनेता बनने पर प्रीतम सिंह नाराज है। मैं इस बात से नाराज हूँ। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने के समक्ष जो बातें कही गई, जिसमें केसी वेणुगोपाल जी हैं और प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर कांग्रेस आपसी गुटबंदी की वजह से हारी और उस गुटबंदी में मैं भी सम्मिलित हूँ। तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि वो उजागर हुई है। मैंने किस स्तर पर गुटबंदी की, मैंने किस स्तर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दिया, किसी नेता के खिलाफ बयान दिया या किसी अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया है, तो मैं अगर ये मैंने कृत्य किया है तो मैं गुटबंदी मेरे पे जो है बिल्कुल ये आरोप चस्पा भी होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में तो फिर मुझे विधायक बने रहने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं। उन्होंने आपने प्रश्न वाजिब किया है और प्रीतम सिंह जी की या किसी भी शीर्ष नेतृत्व में जो हमारे बड़े पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और सीएलपी भी रहे हैं, वैसा उनकी चिंता वाजिब है। परिवार में अगर कोई बात उठती है तो उस बात का समाधान होना चाहिए और मैंने भी ये बात हाईकमान को कही है कि प्रीतम सिंह जी की जो चिंताएं हैं उस पर उनसे बैठ के चर्चा होनी चाहिए। चूँकि बैठक का स्वरूप नहीं था, जिस दिन ये समीक्षा बैठक हुई उसमें इंडिविजुअल लोगों से पूछा गया था और क्या चीज़ जिस निकल के जो गई वो हम लोगों को बताई गई। प्रीतम सिंह जी ने कहा है कि गुटबाजी का आरोप लगा है, तो ये बताया जाना चाहिए कि उनकी तरफ से क्या गलती हुई या मेरी तरफ से क्या गलती हुई या तीसरे की तरफ से क्या गलती हुई है। उसमें जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, प्रीतम सिंह जी और हाईकमान की बैठक होगी, उस पर प्रीतम सिंह जी अपनी बात रखेंगे
और वहाँ से जो भी बातें होंगी वो आप सब तक भी पहुँचेंगी, इसमें कोई शक नहीं। घर में अगर परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम होती है भाइयों में, तो उसका समाधान घर का बड़ा करता है, सयाना करता है। वही बात प्रीतम सिंह जी ने भी कही है कि लोगों की बात सुनी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए उनकी बात सुन के फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन जिन पर आरोप लगे हैं वो गलत है या नहीं है, इस विषय में उन लोगों से चर्चा करी जानी चाहिए। यही तो मांग है, क्या दिक्कत है? आप पिटीशन नहीं कह सकते, अपने सयानों में बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही और ये सही भी है सैद्धांतिक रूप से। नीति आयोग द्वारा आयोजित नवमेशी कृषि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर नीलम पटेल उपस्थित थे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। कोरोना काल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। बता दें कि राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के कई चिकित्सालयों में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को रखा गया था। कोविड-19 समाप्ति की ओर है और अब ऐसे में इन कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। आज प्रदेश भर से आए आउटसोर्स कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनकी सेवाएं समाप्त न करे, उन्हें उत्तराखंड के अन्य चिकित्सालयों में समायोजित करने का काम करे। मुख्यमंत्री तुम्हें होश में आना होगा, मुख्यमंत्री तुम्हें होश में आना होगा। सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। सर, हम पिछले 1 महीने से हम सभी प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर एक तरीके से कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए थे और हमारा सर सब्र का वाहन टूट चुका है। सर, हम गवर्नमेंट से बहुत आस लगाए हुए थे, लगभग 25-26 दिन तक हमने गवर्नमेंट को बहुत टाइम दिया सर। अब हमारा सब्र का वाहन टूट गया है। इससे पहले 3 दिन पहले हमने सचिवालय कूच किया था, उसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू हमने ये स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन दिया था अपनी मांगों को लेकर कि हम जितने भी पूरे प्रदेश में 2186 जो कि कोविड के दौरान लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन सभी को हमने ये मांग रखी थी कि उन सभी को नियमित कर दिया जाए। अलग अलग अस्पतालों में CSC सेंटर है, PSC सेंटर है, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर रख दिया जाए। लेकिन ये है कि स्वास्थ्य मंत्री जी सबने हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया है और कोरोना जो वॉरियर है उन सभी को सड़क पे, आप देखिए सड़क पे आ गए हम सभी लोग। और हमें जो मतलब 3 साल से हम नौकरी कर रहे थे, हम सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कुछ मांगे उन्हें पूरा किया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी जो नौकरी हमें वापस दी जाए। आज करीबन कम से कम करीबन 800 समथिंग तो हैं। उत्तरकाशी जनपद के नव नियुक्त जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने रविवार को जनपद के 53वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। नव नियुक्त जिलाधिकारी द्वारा विकास भवन परिसर में स्थित कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का निरीक्षण कर कोषागार का भी चार्ज लिया गया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कार्यभार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम उत्तरकाशी स्थित जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में OPD कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, औषधि भंडार, ऑपरेशन थिएटर, ICU रूम, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट आदि का निरीक्षण कर चिकित्सालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपातकाल में और जो हमारी स्लिप्स बनती हैं उनमें कर्मचारी पाए गए। डॉक्टर्स भी अपने राउंड पे थे। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि आगामी यात्रा को देखते हुए दवाई आदि की आपूर्ति समय पर कर ली जाए और जो भी व्यवस्थाओं में को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है उस विषय में हम आगे भी एक बैठक करेंगे।
मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा अधिकारियों को सख्त लहजे में मसूरी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी ब्रजेश कुमार संत द्वारा मसूरी में एमडीडी के अधिकारियों, एसडीएम और सीओ मसूरी के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया। वीसी एमडीडी ने मसूरी माल रोड पर अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगरपालिका परिषद द्वारा अनायोजित तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं। पालिका प्रशासन द्वारा माल रोड को व्यवस्थित करने के साथ सुंदर बनाए जाने को लेकर ठोस नीति के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है। आज यही नहीं, इससे पहले वीसी एमडीडी और सभी एमडीडी के अधिकारी, जल निगम के अधिकारियों ने जो है माल रोड का निरीक्षण किया कि जो सौंदर्यीकरण की जो बात हुई थी उस पर उन्होंने जो है धरातल पे देखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सुधरनी है। और विशेषकर मैंने वीसी साहब से निवेदन किया है कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है मसूरी में वो बहुत ख़राब है और टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको जो है लिटरली वॉशरूम के लिए बैक करना पड़ता है। तो उन्होंने अन्य टॉयलेटों के साथ साथ जो पेशेवर की टॉयलेट है उसके लिए भी कहा है कि एमडीडी इसको दोबारा से बनाएगी ताकि वहाँ पर टूरिस्टों को उसकी सुविधा मिल सके। यही नहीं, जो हमारे बस स्टैंड से जो किंगरे की रोड है उसके बीच में भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो है यहाँ पर एक टॉयलेट बनाएं। और यही नहीं, यहाँ पर एसडीएम साहब और पुलिस के जो सीओ हैं और अन्य अधिकारी यहाँ पर आए थे और जो भी बॉटलनेक है वो उनसे टैक्सी यूनियन से इनसे बात कर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि जो है समस्या का समाधान हो सके। यह है कि देखो, टैक्सी वालों का भी यही 2 महीने कमाने का है और हमें ऐसा चाहिए कि ताकि उनका व्यवसाय भी प्रभावित ना हो और इंक्रोचमेंट है और जो वास्तविक में जो गलत तरीके से जो चीज़ें बनाई गई हैं, वीसी साहब ने कहा है कि उस पर निश्चित ही एक्शन होगा। प्लान ये है कि मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की, पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कि कुछ कमियाँ हैं या पैचेज हैं या कोई चीज़ें हैं, उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे थोड़ा खुला खुला दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर वुमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट जरूर होने चाहिए। उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो। इसलिए अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट बात है, ये बात पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है और ये बात बाहर भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई अवैध निर्माण होता है तो विदिन 24 आवर्स उसको डेमोलिश किया जाए। यहाँ पे चालान करने के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहता है तो कैसे रोका जाएगा? मुझे कम से कम मालूम पड़े, अगर आप ही के द्वारा या आप लोगों के द्वारा मुझे मालूम पड़ जाए कि यहाँ 1, 2, 3, 4 अवैध निर्माण है, मैं उसको 48 आवर्स के अंदर डेमोलिश करवा दूँगा। नेशनल हाईवे 309 भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 2 पालतू हाथियों ने अचानक उत्पात मचा दिया, जिसके बाद मौके पर जहां एक और अफरा तफरी मच गई तो वाहनों की लंबी कतार के चलते जाम भी लग गया। इसके बाद ये हाथी उत्पात मचाते हुए अचानक गिहार बस्ती में घुस गए। यहां पर भी इन हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसके बाद इस इलाके में भी हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने को लेकर दौड़ गए। कुछ देर बाद ये हाथी फिर हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ पर भी इन्होंने बीच सड़क पर रुककर सड़क को जाम कर दिया। ये जो फतेहपुर में टाइगर रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है तो उसके लिए हाथी की वहाँ से डिमांड आई थी कि कॉर्बेट से हाथी भेजेगा तो रेस्क्यू के लिए, टाइगर रेस्क्यू के लिए। तो कालागढ़ से कल ये हाथी चले थे जिन्हें स्टेशन करा गया था ढेला में और प्रातः सुबह ये ढेला से जब अगला स्टेशन इनका चूना खान था, वहाँ तक जाना था इन्हें। तो ये जब इधर शहर में आए तो संभवतः हॉर्न और इन सबसे और फिर एक पुल पड़ता है तो उस पर एक नर हाथी चढ़ने में आनाकानी करने लगा और पीछे से जैसे ट्रैफिक वगैरह था तो थोड़ा विचलित हुआ, तो उसके लिए उसे अभी आमडंडा में रोक दिया है, फिर रात में उसे चलाएंगे चूना खान तक। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।